नमस्कार। संडे स्पेशल में हम हमेशा ऐसे मुद्दों पर बात करते रहे हैं जो पूरे हफ्ते में चले तो हैं रेगुलर, लेकिन उन पर ज्यादा बात नहीं हो पाई, या फिर बड़ी बड़ी हेडलाइंस, राजनीतिक हेडलाइंस के सामने ये खबरें दबकर रह गई। भारत, चीन, श्रीलंका एक ऐसा एक एंगल ट्रायंगल सा बना है जिस पर अभी पिछले कई दिनों से बातें हो रही हैं। चीन का एक युद्धपोत आकर रुक गया है श्रीलंका के एक बंदरगाह पर। इसके पीछे तमाम खबरें हैं। भारत ने चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका ने इसे इजाजत दी है। बंदरगाह को 90 साल के लिए लीज पर दिया गया है चाइना को, और इससे भारत की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रंजीत कुमार जी हैं, हमारे चैनल्स पर पहले भी आते रहे हैं और राजनयिक मामलों के जानकार हैं। इसलिए हमने सोचा कि रंजीत जी से आज इस बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये मुद्दा है क्या, ये कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और इसकी बैकग्राउंड क्या है और आने वाले समय में इसके क्या रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। रंजीत जी वेलकम, और बताइए हमें शुरुआत से। सर देखिए, श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी देश है और इस नाते भारत का एक स्वाभाविक मित्र कहा जा सकता है, स्वाभाविक सामरिक साझेदार कहा जा सकता है। लेकिन चीन की लंबे अरसे से कोशिश रही है कि भारत और श्रीलंका के बीच दोस्ती में दरार पैदा की जाए, और इसी इरादे से चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक नीति अपनाई। मोतियों की हार पहनाने की जो एक रणनीति थी कि भारत के सभी पड़ोसी देशों को चीन अपने प्रभाव में ले ले और भारत से दूरी बनाने में कामयाब हो जाए। तो उसी नीति के तहत श्रीलंका के साथ चीन ने अपने सामरिक संबंध बनाने शुरू किए। श्रीलंका को आर्थिक विकास का लालच दे करके, आर्थिक विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए कर्ज देने का लालच दे करके श्रीलंका के नेताओं को अपने प्रभुत्व में लाया, अपने चंगुल में लाने की कोशिश की। और न केवल यही बल्कि श्रीलंका की राजनीति में भी चीन का दखल शुरू हो गया। चीन का जो राजपक्षे परिवार है उसे श्रीलंका के चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कई तरह की वित्तीय मदद भी देने का आरोप चीन पर लगता रहा है। तो ये सब तो मसले चलते रहे हैं, लेकिन इसी का श्रीलंका के साथ जो राजनीतिक नज़दीकी का फ़ायदा उठा करके चीन श्रीलंका के साथ सामरिक संबंध भी मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। इसी इरादे से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने अपने अधीन कर लिया है। हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास चीन की कंपनी द्वारा ही किया गया। चीन के कर्ज से लेकर के बदौलत उसका विकास हुआ, और अब श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह पूरी तरह चीन के कब्जे में है। इस बंदरगाह का चीन सैनिक लाभ उठाना चाहता है, और इसी इरादे से चीन की नौसेना के युद्धपोत श्रीलंका के बंदरगाह पर आते रहे हैं। 5-6 साल पहले श्रीलंका की एक परमाणु पनडुब्बी भी चीन के बंदरगाह पर पहुंची थी। एक डीजल पनडुब्बी भी श्रीलंका के बंदरगाह पर आ चुकी है। लेकिन अब जो ताज़ा स्थिति है कि चीन अपना एक रिसर्च वेसल, अपनी नौसेना का एक सर्वेक्षक जहाज भारत के इलाके में भेज रहा है, भारत के समुद्री इलाके में भेज रहा है। श्रीलंका के साथ दोस्ती के नाम पर श्रीलंका के बंदरगाह पर कुछ दिन ठहरने का बहाना लेकर के वो भारत के इलाके में विचरण करना चाहता है। तो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात थी। भारत ने श्रीलंका की सरकार के साथ इस मसले को उठाया, तो श्रीलंका को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और श्रीलंका की सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की सरकार है, इसने चीन की सरकार से आग्रह किया कि अपने युद्धपोत को भारत आने से रोक दे, फिलहाल उनका दौरा टाल दे। भारत इससे संतुष्ट हो गया, लेकिन भारत ने यह भी साफ तौर पर कहा कि भारत का श्रीलंका पर कोई दबाव नहीं था, यह श्रीलंका का अपना सॉवरेन डिसीजन था, एक संप्रभु निर्णय था। लेकिन एक दिन के बाद ही जब श्रीलंका ने यह ऐलान किया कि चीन के युद्धपोत को श्रीलंका के बंदरगाह पर आने से रोकने को कहा गया है, उसके तुरंत बाद कोलंबो में जो चीन का दूतावास है उसने श्रीलंका के अधिकारियों से संपर्क किया। चीन के राजदूत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर एक उच्च स्तरीय वार्ता अभी तय कर ली, और समझा जाता है कि इसी उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान श्रीलंका के अधिकारियों को चीन की सरकार ने काफ़ी धमकाया होगा कि यदि चीन की युद्धपोत को अपने बंदरगाह पर आने से रोकेगा तो उसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। स्वाभाविक है कि श्रीलंका जो चीन की हाल की सालों में कई अरब डॉलर की मदद ले चुका है। श्रीलंका पर चीन का काफ़ी 10 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज का बोझ चढ़ चुका है। तो श्रीलंका वाकई में ऐसा लगता है कि
चीन की धमकियों से डर गया, क्योंकि चीन अपना कर्ज वापस मांग सकता था, मांगने की स्थिति में है। चीन दबाव डाल सकता है कि श्रीलंका तुरंत भारत चीन का कर्ज लौटाए। तो श्रीलंका की जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है उसके मद्देनज़र श्रीलंका चीन को कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं है। तो स्वाभाविक है कि श्रीलंका के अधिकारी, श्रीलंका की सरकार चीन के दबाव में आ गई और श्रीलंका ने अपने फैसले को पलटते हुए चीन के युद्धपोत को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे डाली। तो सामरिक हलकों में हैरानी इसी बात की है कि एक बार भारत की बात मानी, उसके बाद फिर पलट करके चीन की बात मान ली और चीन के आग्रह को, जिसे हम दूसरे शब्दों में धमकी भी कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पर चीन ने श्रीलंका को धमकी दी होगी बुरे नतीजों की, जिससे डर करके श्रीलंका की सरकार ने चीन के युद्धपोत को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी। ये अगर अनुमति तो दे दी है, लेकिन अगर ये अभी बताते हैं कि 600 माइल्स की दूरी पर है, कल तक जो खबरें थी इसके बारे में, तो अभी आ ही रहा होगा, रास्ते में होगा, तो अगर ये पहुंच ही जाएगा तो जो काम इसे किसी और जगह से कर सकता है वही काम यहां से भी कर सकता है। तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? क्या इससे पोत पे खड़ा होके ही क्या कर लेगा? सर मैं समझा नहीं, इससे कैसे? चीन की नौसेना कहती है कि ये उसका रिसर्च वेसल है, शोध करने वाला जहाज है, समुद्री इलाके के शोध करता है। लेकिन भारतीय सामरिक हलकों में इसे जासूसी जहाज कहा जाता है। यह भारत के समुद्री इलाके के काफी निकट पहुंच जाएगा और वहां से 5 कहते हैं इसको, वांग 5 के नाम से, युआन वांग 5 इस पोत का नाम है और यह भारत के समुद्री तट के काफ़ी नज़दीक आकर के ठहरेगा। तो भारत की जो सैन्य गतिविधियां हैं उस पर ये नज़र रख सकता है, भारत का समुद्री इलाका है उसकी जानकारी हासिल कर सकता है और कई तरह की जो नौसैनिक टोर लेने की जो भूमिका होती है समुद्री रिसर्च वेसल की, इस वेसल के द्वारा निभाई जा सकती है। तो जासूसी करने के इरादे से न केवल भारत के समुद्री तट पर बल्कि पूरे हिंद महासागर के समुद्री इलाके पर के सर्वेक्षण करके अपनी नौसेना के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे करने की भूमिका इस पोत की होगी, जो भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारत के समुद्री इलाके में किसी विदेशी पोत का इस तरह आना भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि भारत ने श्रीलंका पर दबाव डाला। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत नहीं कहता कि श्रीलंका से इस बारे में कोई बात की है, लेकिन जानकारों का यही कहना है कि भारत सरकार ने श्रीलंका से कहा कि चीन के युद्धपोत को अपने बंदरगाह पर अगर आने देता है तो भारत के लिए चिंता की बात होगी। और ऐसे समय में जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में, चीन भी ऐसा नहीं कर सका जो भारत ने कर दिखाया है। $4 अरब का करीब चीन श्रीलंका को कई तरह की मदद प्रदान की है, खाद्य सामग्री भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, पेट्रोल डीजल भेजे हैं। श्रीलंका को संकट से उबारने में भारत ने जो भूमिका निभाई है श्रीलंका के लिए, वो श्रीलंका उसका एहसान नहीं मान रहा और उसके बाद उसके विपरीत वो भारत के से प्रतिद्वंदिता रखने वाले देश चीन को इस तरह की मदद दे करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है श्रीलंका ने। तो ये भारत के लिए ठीक बात नहीं है। भारत के लिए कह सकते हैं कि अपमानजनक बात भी है कि भारत की अपील को पहली मर्तबा तो मान लिया, उसके बाद फिर चीन के आग्रह को पर भी उसी तरह का अनुकूल फैसला दिया। तो यह भारत के लिए चिंता की बात है कि चीन की नौसेना का कोई युद्धपोत भारत के इलाके में लंबे समय तक टिके रहे। सर मेरी समझ में एक बात ये नहीं कि भारत इसका खुल के विरोध क्यों नहीं करता? भारत ये क्यों नहीं कहता कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? इसमें इसके पीछे ऐसा क्या है? इसमें किसी का डर क्या है? देखिए, श्रीलंका एक सॉवरेन स्टेट है, संप्रभु देश है और भारत श्रीलंका के मामलों में दखल नहीं दे सकता। कोई भी सॉवरेन स्टेट है तो कोई भी दूसरा देश उसके संप्रभुत्व मामले में दखल नहीं दे सकता और ऐसा दखल देता हुआ दिख भी नहीं सकता। तो भारत स्वाभाविक तौर पर, आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकता कि उसने श्रीलंका पर दबाव डाला है, लेकिन जानकारों का यही कहना है कि भारत के जो राजनयिक हैं उन्होंने श्रीलंका के सरकार के साथ, श्रीलंका के अधिकारियों के साथ गहन बातचीत की और उसे बताया कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो लेकिन श्रीलंका पर जिस तरह से चीन का आर्थिक प्रभुत्व जम चुका है, श्रीलंका जिस तरह से चीन के चंगुल में फंस चुका है, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन चीन ने अपनी आर्थिक ताकत का लाभ उठा करके श्रीलंका को अपनी जाल में फंसा लिया है।
देखिए, इसकी कई मिसाल है कि किस तरह से चीन ने श्रीलंका को अपने प्रभुत्व में लिया है, अपने चंगुल में फंसा लिया है। चीन ने श्रीलंका को लालच दिया कि वह उसके ढांचागत विकास में मदद कर सकता है। ढांचागत विकास में निवेश के लिए चीन वित्तीय कर्ज प्रदान कर सकता है, वित्तीय मदद दे सकता है। और इसके लिए जो ढांचागत परियोजनाएं चीन श्रीलंका में शुरू की गई, उसमें सबसे अहम था हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह करीब $1.5 अरब की लागत से विकसित किया गया है। $1.5 अरब का कर्ज चीन के बैंक ने श्रीलंका की कंपनी को दिया, और एक स्थिति ऐसी आई कि श्रीलंका इस $1.5 अरब का कर्ज चीन को लौटाने में अपने को नाकामयाब समझ रहा था कि चीन को ये कर्ज कैसे लौटाया जाए। अंत में दोनों श्रीलंका और चीन के बीच ये समझौता हुआ कि श्रीलंका हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को एक लंबे 99 साल के लीज पर दे दे, पट्टे पर दे दे। और श्रीलंका मजबूर हुआ इस बात के लिए क्योंकि वो कर्ज अदा करने में अपने को मुमकिन नहीं पा रहा था, उसके लिए संभव नहीं था श्रीलंका के लिए कि वो चीन को कर्ज लौटा सके। तो श्रीलंका की मजबूरी हो गई कि पूरा हम्बनटोटा बंदरगाह, और न केवल बंदरगाह बल्कि 15,000 एकड़ ज़मीन जो हम्बनटोटा बंदरगाह के आसपास है, वो भी चीन को सौंपनी पड़ी। तो एक तरह से श्रीलंका के बड़े इलाके पर, बड़े ज़मीनी इलाके पर, बड़े समुद्री बंदरगाह पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। चीन उस पर अपना कब्जा स्थापित करने में कामयाब हो चुका है। और जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हम्बनटोटा बंदरगाह के पास ही एक मटाला एयरपोर्ट है, जिसका विकास करीब $1 अरब की लागत से चीन ने करवाया है। और इसका कर्ज भी श्रीलंका की सरकार को चीन की ओर से ही मिला। तो अब मटाला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इस पर ट्रैफिक बहुत कम है, इस पर हवाई जहाज़ आते ही नहीं है। तो ये पूरा बंदरगाह, पूरा हवाई अड्डा खाली पड़ा रहता है, इस पर एक विमान भी नहीं उतरते। तो हवाई अड्डे के जो बिजली का खर्च है वो भी भुगतान करने में के लायक नहीं रह जाता है। जो श्रीलंका का मटाला हवाई अड्डा का जो अधिकारी हैं, वो अपने को नाकाम समझ रहे हैं कि कैसे इस हवाई अड्डे का संचालन किया जाए। तो यह हवाई अड्डा भी एक तरह से चीन के प्रभुत्व में है, लेकिन श्रीलंका उससे कोई वाणिज्यिक लाभ नहीं उठाना पा रहा है, कॉमर्शियल जो गेन हो सकता है उसको नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद एक और जो चीन ने एक बड़ी परियोजना श्रीलंका में लागू की है, वह नीलम टावर बनाया है के नाम से है। नीलम टावर कहा जाता है कि दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची टावर है, सबसे ऊंची बहुमंजिली इमारत है, 1100 फीट ऊंची है। इस टावर में 5 स्टार होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, और बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ भी खुलने की जगह प्रदान की गई है। लेकिन ये टावर पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। टावर बनाने के लिए श्रीलंका को करीब $100 मिलियन का लोन चीन ने श्रीलंका की सरकार को दिया। अब श्रीलंका इस टावर से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। श्रीलंका पूरी तरह इस टावर पर लिए गए कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, क्योंकि उसके जितना कर्ज लिया था उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है श्रीलंका की सरकार को। और इसके अलावा जो तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, चीन ने श्रीलंका को सपना दिखाया कि जो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है, कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, वो दुबई और सिंगापुर की तरह बना करके देगा। तो श्रीलंका के लोग भी सपने देखने लगे कि उनका देश श्रीलंका, सिंगापुर और दुबई जैसा बन सकता है। तो इसके लिए भी सैकड़ों करोड़ डॉलर के कर्ज चीन की ओर से श्रीलंका को दिए गए हैं। चीन ने श्रीलंका से कहा है, श्रीलंका के सामने जो प्रस्ताव रखा था कि एक कृत्रिम द्वीप बनाएगा इसके लिए, और कृत्रिम द्वीप पर एक अलग पोर्ट सिटी बनाया जाएगा, जिस पर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, दुबई की तरह, एकदम शारजाह की तरह, एकदम दुबई और शारजाह की तरह बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। वहाँ पर हवाई अड्डे होंगे, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के उतरने के अड्डे होंगे। और सबसे जो अहम बात यह है कि इस पूरे पोर्ट सिटी पर, जो पूरा पोर्ट सिटी का इलाका है, उस पर सभी तरह के अधिकार, सभी तरह की जो गतिविधियाँ हैं, जो प्रशासन का अधिकार है, वो चीन के पास होगा। श्रीलंका के अधिकारियों के पास उस प्रशासन का अधिकार नहीं होगा। तो ये भी एक चिंता की बात थी कि चीन ने उस इलाके को एक अपनी कॉलोनी की तरह विकसित करने का जो रणनीति को अंजाम दिया है, वो बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी, कि एक विदेश में जाकर के चीन अपनी इस तरह से उपनिवेश की जैसा कोई शहर बना ले
और पूरा अपना अधिकार रखे। देखिए कोलंबो में श्रीलंका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर एतराज़ जाहिर किया था कि ये श्रीलंका के संविधान के विपरीत है कि श्रीलंका का कोई इलाका किसी विदेशी ताकत को दे दिया जाए और उस पर अपना प्रशासनिक अधिकार छोड़ दे। प्रशासनिक अधिकार चीन के अधिकारियों के पास रहेगा, चीन के नागरिक वहाँ रहेंगे, चीन उसके अंदर की जो भी गतिविधियाँ हैं, कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी चीन के अधिकारियों के पास होगी। तो एक तरह से श्रीलंका ने पूरी तरह अपना इलाका चीन को सौंप दिया है। तो आप देखिए हम्बनटोटा पोर्ट है, बटाला हवाई अड्डा है, जो नीलम टावर है और ये कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है। तो पूरे श्रीलंका पर चीन ने इस तरह से अपना अधिकार प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और चीन इस तरह से श्रीलंका को अपनी चंगुल में ले चुका है। तो यही वजह है कि श्रीलंका चीन के धमकी के आगे झुक गया और उसने चीन के नौसैनिक युद्धपोत को भारत के इलाके में आने दिया, अपने बंदरगाह पर ठहरने की अनुमति दी। और चीन और भारत और श्रीलंका के बीच जो दूरी है 40 किलोमीटर का फासला है और वहाँ पर उस इलाके में यदि चीन का कोई युद्धपोत आकर के लंबे समय तक ठहरता है तो स्वाभाविक है कि भारत इस पर एतराज़ करेगा और भारत के लिए चिंता की बात है। और यही वजह थी कि भारत ने श्रीलंका की सरकार से आग्रह किया कि चीन के युद्धपोत को न आने दे। लेकिन चीन की जो ताकत है, चीन की जो आर्थिक ताकत है श्रीलंका पर जिस तरह से उसका चंगुल मजबूत हो चुका है, उसी के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि श्रीलंका चीन की धमकियों के आगे झुक गया। सर आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपने नीलम टावर के बारे में बताया, बटाला एयरपोर्ट के बारे में बताया। लेकिन सर जो श्रीलंका की सरकार रही, ये तो पिछली जो सरकार थी, जो अब सरकार दूसरी बदल चुकी है, लंबे समय में प्रोसेस में हुई ये सब चीजें, तो ये एक के बाद एक इतने सारे प्रोजेक्ट चीन कैसे हथियाता रहा? देखिए जो श्रीलंका में जो सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार रहा है उसकी बड़ी भूमिका है। देखिए जो तमिल विद्रोह जब हुआ श्रीलंका में और तमिल विद्रोह को कुचलने में राजपक्षे परिवार का शासन श्रीलंका पर रहा है। उसकी सरकार को चीन की सरकार ने भी सैन्य सामान से मदद प्रदान की और चीन की इस मदद का राजपक्षे परिवार काफ़ी एहसानमंद माना जाता है। जब श्रीलंका में तमिल विद्रोह की स्थिति समाप्त हुई, वहाँ पर श्रीलंका के सरकार का प्रभुत्व स्थापित हो गया और श्रीलंका में जब चूँकि जनतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर, तो राजपक्षे परिवार की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसे चुनावों में जीतने के लिए भी चीन की सरकार ने राजपक्षे परिवार को कई तरह की वित्तीय मदद प्रदान की। तो चीन उसके बदले में ये सब किया, तो उसका एहसानमंद है, उसके कब्जे में आ चुका है। एक तरह से राजपक्षे परिवार चीन के कब्जे में आ चुका है। तो चीन के पक्ष में जो नीतियां अपनाई जानी चाहिए, राजपक्षे परिवार उसी तरह की हरकतें करता रहा है। चीन श्रीलंका के राष्ट्रीय विकास के नाम पर, श्रीलंका में ढांचागत विकास के नाम पर, श्रीलंका के लोगों को सपने दिखा करके कि हम श्रीलंका को दुबई और सिंगापुर जैसे देश बना देंगे, तो श्रीलंका की जनता को इस तरह झांसे में लेने की कोशिश की राजपक्षे परिवार ने और उसी का नतीजा था कि श्रीलंका पर इतना विदेशी कर्ज चढ़ गया है। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 1/4 चीन द्वारा दिया गया कर्ज है। आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका पर चीन का कितना प्रभुत्व बढ़ गया है। और यही वजह है कि जब गोटाबाया राजपक्षे जब राष्ट्रपति थे, श्रीलंका छोड़कर जब वो भाग करके मालदीव पहुँचे और वहाँ से फिर सिंगापुर पहुँचे, तो श्रीलंका छोड़ करके जाने के पहले एक दिन पहले ही उन्होंने चीन के युद्धपोत को अपने नौसैनिक बंदरगाह पर आने की अनुमति जारी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि राजपक्षे परिवार चीन का कितना एहसानमंद है कि उसके लिए अंतिम समय तक चीन के पक्ष में फैसले लेते रहे। अच्छा सर, इससे तो एक बात और भी बन जाती है कि इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और ये सब, इधर जो डोकलाम ये सारा इलाका है, इधर पाकिस्तान को अपने बड़े सपोर्टर के रूप में चीन ने खड़ा कर लिया है और फिर इधर दक्षिण में जाते हैं तो श्रीलंका हो गया। तो भारत की तो 3-4 तरफ से घेराबंदी हो गई सर। चीन की यही रणनीति पिछले 2 दशक से रही है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है, यानी भारत को मोतियों का हार पहनाने की जो रणनीति है कि भारत के पड़ोसी देशों को चीन अपने प्रभुत्व में किस तरह ले लेता है। नेपाल है, मोतियों से घेर, म्यांमार है, नेपाल, पाकिस्तान है, श्रीलंका है,
तो इन सब बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भी चीन वही करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने चीन में बने पाकिस्तानी नौसैनिक पोत को ठहरने से मना कर दिया था, तो एक बड़ा फैसला लिया जिस पर भारत में के सामरिक हलकों में प्रसन्नता जाहिर की गई। लेकिन श्रीलंका वही हिम्मत नहीं दिखा सका। तो श्रीलंका ने, चीन ने भारत के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, प्रभुत्व जमा करके भारत के साथ रिश्तों में दरार पैदा करने की जो रणनीति अपनाई है, चीन उसमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि कामयाब भी रहा है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका का भारत के साथ हम देख रहे हैं, वह भारत चीन द्वारा जो दरार पैदा करने की कोशिश है उसी का नतीजा है। तो सर, ताइवान के मुद्दे पर चीन इंडिया से क्या चाहता है? देखिए, ताइवान के मसले पर चीन की एक ही मांग है भारत से कि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को अपना खुला समर्थन घोषित करे। देखिए, भारत ने वन चाइना पॉलिसी से कभी इनकार नहीं किया है, लेकिन हाल के वर्षों में इस पॉलिसी को कभी दोहराने से भी मना कर दिया है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि भारत की जो नीति है वन चाइना पॉलिसी, वह सभी को पता है और इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत इस तरह ऐसा बयान दे करके एक तरह से ताइवान के साथ सहानुभूति दिखाता हुआ ही नज़र आता है। क्योंकि ताइवान अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, चीन अपने को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, दोनों अपने देश को चाइना कहते हैं। लेकिन चीन जो ताइवान है, जिसे चीन अपना इलाका बताता रहा है, अपना एक प्रांत बताता रहा है, तो वह इलाका चीन से अलग होना चाहता है। उस ताइवान के साथ भी भारत के संबंध बन चुके हैं, व्यापारिक संबंध काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। 8-9 बिलियन डॉलर का साझा व्यापार होने लगा है दोनों देशों के बीच। ताइवान से भारत को जो सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण सप्लाई होती है, भारत के उद्योग धंधे उस पर काफ़ी निर्भर हो चुके हैं। तो भारत और ताइवान के रिश्ते काफ़ी गहरे हो चुके हैं। भारत और ताइवान के रिश्ते दो देशों के जैसे रिश्ते के बीच बनते हैं, उसी तरह के विकसित हो चुके हैं। तो चीन के लिए यह बात खटकती है और इसीलिए वो भारत पर दबाव डालता है कि ताइवान के साथ उस तरह का एक स्वतंत्र राष्ट्र जैसा अपना रिश्ता ना बनाए, ताइवान को चीन का हिस्सा बताए और इसी नीति के तहत चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट प्रदान करे। लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि चाइना यदि भारत की वन इंडिया नीति को सपोर्ट नहीं करता, भारत की जो वन इंडिया पॉलिसी है, यानी उसमें जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये भारत के हिस्से हैं, और चीन यदि इसे स्वीकार नहीं करता तो भारत भी चीन की वन चाइना पॉलिसी को उसी नज़रिए से देखता है कि वो जब तक भारत की वन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा तो भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसमें अब भारत आगे अपनी क्या रणनीति बना रहा है सर? ये जो खासतौर से श्रीलंका वाला डेवलपमेंट हुआ है कि 16 अगस्त से और 22 अगस्त तक जो है वांग 5 जो उनका युद्धपोत है वो यहाँ पर रुकेगा, जासूसी करेगा, रिसर्च करेगा। तो इसमें भारत का क्या रवैया है? राजनीतिक जो सेटअप है इंडिया का, वो इस मसले को कैसे देख रहा है और क्या हैंडल करने के लिए योजना बना रहा है? देखिए, भारत के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। श्रीलंका ने जो हाल में आर्थिक संकट के दौर देखे हैं, जिस तरह से वहाँ पर जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और जिस तरह से श्रीलंका में जो सामाजिक आर्थिक तौर पर जो बदहाली की स्थिति बनी हुई है, उससे उबर पाने में श्रीलंका की सरकार को भारत ने काफ़ी अच्छी मदद दी है। करीब 4 अरब डॉलर की मदद दी है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई की है, दवाइयों की सप्लाई की है, खाद्यान्नों की सप्लाई की है। तो श्रीलंका की जनता के लिए भारत ने काफ़ी राहत प्रदान करने का काम किया है, जो चीन जैसा देश कभी नहीं कर सका। इस पूरे संकट के दौर में चीन ने श्रीलंका के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन विडंबना यही है कि इसके बावजूद श्रीलंका चीन की धमकियों के आगे झुक गया। तो भारत के लिए अब दुविधा की स्थिति यह है कि श्रीलंका को किस तरह चीन के चंगुल से निकाला जाए, और इसी नीति के तहत भारत ने श्रीलंका की सरकार को कई तरह की मदद प्रदान की थी। अब आगे देखना होगा कि श्रीलंका और चीन के रिश्ते कैसे विकसित होते हैं। यदि श्रीलंका अपने चीन नीति पर लगाम नहीं लगाता है तो स्वाभाविक है कि भारत कुछ कदम उठा सकता है श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन सर, अब तो राजपक्षे परिवार का इतना दखल भी नहीं रहा, फिर क्या चीन जो श्रीलंका का नया राजनीतिक सेटअप आया है या आगे जो संभावनाएं बन रही हैं, अभी तो एक तत्कालीन एक व्यवस्था हुई है कि साहब इमरजेंसी व्यवस्था चल रही है वहां, लेकिन क्या आने वाले समय में कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि राजपक्षे परिवार वाला जो है वो खत्म हो जाए वहां से प्रभुत्व? देखिए, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रणिल विक्रमसिंघे, जो पहले राजपक्षे द्वारा ही प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, अब राजपक्षे
के स्थान पर वो राष्ट्रपति बनकर बैठे हैं, तो माना जा रहा है कि राष्ट्रपति विक्रम सिंघे जो पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की के समर्थक माने जाते हैं, उनके पुराने दोस्त माने जाते हैं और उनके एहसानमंद भी है कि राजपक्षे ने विक्रम सिंघे को प्रधानमंत्री बनवाया और अपना राष्ट्रपति पद फिर विक्रम सिंघे के लिए छोड़कर गए। तो विक्रम सिंघे उनके काफ़ी एहसानमंद हैं गोटाबाया राजपक्षे के। ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, गांधी परिवार वाली कहानी है सर कुछ वहां भी? नहीं, उससे तुलना नहीं कर सकते। अच्छा। ये गोटाबाया राजपक्षे को पूरा विश्वास है कि चूंकि उनका ही आदमी राष्ट्रपति विक्रम सिंघे उनका ही आदमी है। उन्होंने विक्रम सिंघे उन्होंने तो मना किया है कि मेरा कोई राजपक्ष, मैंने बयान पढ़ा उनका दूसरे तीसरे दिन, उन्होंने कहा कि राजपक्षे के साथ ना मानने, मुझे बयान आया उनका। तो वो जनता चूंकि राजपक्षे से काफ़ी नाराज है और वहाँ श्रीलंका की जनता भी विक्रम सिंघे को पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे की काफ़ी नज़दीकी मित्र समझती रही है और यही वजह थी कि श्रीलंका की जनता ने विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति बनाने के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। तो श्रीलंका की जनता यह समझती है कि राष्ट्रपति विक्रम सिंघे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पक्ष में अप्रत्यक्ष तौर पर कदम उठाते रहेंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करते रहेंगे, उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो इस बात की कोशिश राष्ट्रपति विक्रम सिंघे करते रहेंगे। लेकिन सर इससे हमारी समस्या का समाधान अभी कोई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत के लिए निश्चित तौर पर दुविधा की स्थिति है कि लेकिन माना जा रहा है कि भारत श्रीलंका की जो आने वाले समय में कुछ महीनों के भीतर श्रीलंका की जो नीति है, विदेश नीति है, जो समर नीति है, उस पर नज़र रखेगा और उसी के अनुरूप फिर श्रीलंका की सरकार के साथ अपने रिश्ते विकसित करेगा। देखते हैं सर कुछ बढ़िया इसमें निकल कर सामने आए। फिलहाल तो भारत के सामने बड़ी चुनौती श्रीलंका के रूप में बनी गई है और आपने जो जितनी डिटेल जानकारी दी, मैंने बहुत सारी चीजें मैं नहीं जानता था। आपका धन्यवाद और सर अगले शो में आपसे फिर कुछ चर्चा करेंगे इसी मुद्दों पर। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।